ओके, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। हमने बेसिक मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये सब पार्ट हमने कर लिए थे। और मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस का एक पार्ट है जो हम अलग से करेंगे, तो आज वही लेक्चर है, कैलकुलस। तो कैलकुलस एक मैथ्स का पूरा अलग एक पार्ट है। आप 12th में जाके इसको बहुत वाइड नेचर में पढ़ेंगे, इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन कैलकुलस का यूज़ फिजिक्स के फर्स्ट डे से ही होने लगता है, तो इसलिए कुछ इसका कैलकुलस का कुछ पार्ट हमें आना जरूरी है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो आज हम इसको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हम उसके एप्लीकेशंस कर सकें और फिजिक्स में जहाँ जहाँ वो अप्लाई हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसको वहाँ पे फिट करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस की खोज की थी, ठीक है। तो अब इसका यूज़ क्या है, देखिए अब एक कंडीशन देखते हैं, एक सिचुएशन के बारे में सोचिए कि ऐसा कुछ स्थिति है कि एक ब्लॉक है, या आपने 10th में पढ़ा होगा, एक ब्लॉक है, उस पर एक फोर्स लग रहा है F, उसका मास है m। तो अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछा जाए तो a इक्वल टू एफ बाई एम, a इक्वल टू एफ बाई एम। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अगर वो ब्लॉक मास m उसका फिक्स है, उसका मास m फिक्स है, उसका फोर्स फिक्स है, तो उसका एक्सीलरेशन भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज देखते हैं। एक डिफरेंट सिचुएशन ऐसी है कि एक रॉकेट है, अच्छा अपना, आपने मान लीजिए एक रॉकेट बनाया है और रॉकेट के अंदर फ्यूल है, ठीक है। रॉकेट का मास अभी है m, ठीक है। आपने रॉकेट को स्टार्ट कर दिया, तो रॉकेट के पीछे से हॉट गैसेस निकलने लगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन से एक फोर्स इस पे F जनरेट हुआ, तो इस टाइम रॉकेट का एक्सीलरेशन a क्या होगा, a इक्वल टू होगा अगेन F बाई एम लगाएंगे क्या, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि रॉकेट का जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो तो रॉकेट से कम हो रहा है ना। तो रॉकेट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रॉकेट का मास कुछ कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे कुछ रॉकेट का मास कम हो जाएगा, m प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा a इक्वल टू अगेन f, एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम है, m प्राइम होगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन a प्राइम आ गया। तो ऑफ कोर्स इस रॉकेट का एक्सीलरेशन यहाँ पर जो था a, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन a प्राइम था, तो a प्राइम इज नॉट इक्वल टू a, इन दिस केस a प्राइम इवन ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। तो इसमें जो इस तरह के क्वेश्चन का अगर आप उसने पूछ लिया आपसे कि अच्छा बताइए टाइम t बाद उस रॉकेट की वेलोसिटी v क्या होगी, तो आप यहाँ पे f इक्वल टू एफ बाई एम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये रॉकेट का फ्यूल बर्न हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट से बर्न हो रहा है, तो उसके एक्सीलरेशन में एक कांस्टेंट ग्रो मिलता जा रहा है, हर सेकंड में उसका एक्सीलरेशन में एक ग्रोथ मिलती जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। हर इंस्टेंट पे उसका कुछ ना कुछ मास कम हो जा रहा है। मैंने ये जो लाइन बोली ये बहुत आगे काम आएगी। हर इंस्टेंट पे उसका कुछ ना कुछ मास कम हो जा रहा है और हर इंस्टेंट पे उसका एक्सीलरेशन किसी रेट से आगे इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए फोर्स ऐसा कुछ लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस तरह से लग रहा है 2
टी, यानी फोर्स जो लग रहा है 2t के हिसाब से लग रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना हुआ, 0 फोर्स हुआ। तो t इक्वल टू 1 पे कितना फोर्स आएगा, 2 न्यूटन का फोर्स आएगा। t इक्वल टू 2 पे कितना फोर्स आएगा, 4 न्यूटन का आएगा। t इक्वल टू 3 पे कितना आएगा, 6 न्यूटन का फोर्स आएगा। फोर्स हर इंस्टेंट पे इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग उसका एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ पे वेरिएबल चीजें आ गई, चीजें कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल चीजें आ गई, तो उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है, और उस मैथमेटिकल रिलेशन का यूज करके आप कैलकुलस का यूज करके उसकी डिजायर क्वांटिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर डिस्टेंस दिस एस, या फिर जिस फॉर्म में पूछी गई है उसको आप जज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको और डीप में पढ़ते हैं। तो मैथ्स की इस पार्ट में हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट इज द कांस्टेंट, वो वैल्यूज जो चेंज नहीं होती हैं वो कांस्टेंट हो गई। जैसे 3, 1, 2, 3, 4, -5, -6, ये सब कांस्टेंट है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इक्वल टू 2.7। ठीक है, ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। ए यानी कांस्टेंट दे रखा है, -1, इस तरह की वैल्यू कांस्टेंट होगी। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो भी फंक्शन में एक्स और वाई के टर्म में आ रहा है वो सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया है। तो यहाँ पे पाई इज ए कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, और एरिया ए भी वेरिएबल है। एरिया ए क्यों वेरिएबल है, कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर की रखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए मिलती जाएंगी। फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल्स आ गए। पहला आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बेसिक को जो हमने पहले एग्जांपल लिया है उसी को कंटिन्यू करते हैं। पाई आर स्क्वायर, तो आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, ए की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है। आपने आर की जो वैल्यू रखी उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिलेगी। आपने अगर आपने आर कम रखा तो वैल्यू आपको ए की कम मिलेगी, अगर आपने आर को ज़्यादा रखा तो आपको वैल्यू ए की ज़्यादा मिलेगी। तो ए इज ऑल्सो वेरिएबल, बट ए इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। वो आर पे डिपेंड कर रहा है, और आर इंडिविजुअल अपनी कुछ भी वैल्यू गेन कर सकता है, डिपेंड ऑन द सर्किल। ठीक है, आपने 2, 3, 4, 5, 6, 10 मीटर जो भी लगाया तो आर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लिया, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने लिया, तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और y डिपेंड कर रहा है x पे, तो वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन, जितने भी आप फॉर्मूले देखते हैं वो सारे फंक्शन है। फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक फंक्शन है, तो ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल। यहाँ पे आप y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, आपको x, सॉरी, आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ठीक है, ठीक है। x इज द इनपुट, y इज द आउटपुट। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ जब आपको मिल जाएगा तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में आप इसको देख सकते हैं। ओके, ये जो मैंने आपको बताया उसी का एक्सप्लेनेशन है। इसको अच्छा और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैंने एक यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। एक ये आप देख रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला। ओके, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला आप देख रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन एंड ए पैराबोला। ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू ट्वाइस एक्स। देखिए y इक्वल टू ट्वाइस एक्स यहाँ पे है, क्लियर। तो अगर आपने, अब ये एक फंक्शन भी है, y एज ए फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y इक्वल टू 6 मिलेगा। x की वैल्यू आपने 4 रखी तो y इक्वल टू 8 मिलेगा। x की वैल्यू 5 रखी y इक्वल टू 10 मिलेगा। x की वैल्यू 6 रखी y इक्वल टू 12 मिलेगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पे ड्रॉ किया, ऑलरेडी ड्रॉ किया। ये 1 है तो आपको 2 वैल्यू मिली, ये 2 है, यहाँ पे आपको 4 वैल्यू मिली। ठीक है। ये है आगे 3, तो ये आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6 वैल्यू मिली। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 3,6 हो जाएगा। ठीक है। ये आपको 4 आपने वैल्यू पुट कर दी तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको 8 मिली। ठीक है। ये आपने यहाँ पे उसका 5 वैल्यू रखी तो आपको उधर 10 मिली। ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप x में, यानी आपने यहाँ पे x 1 से 2 में इंक्रीमेंट किया, 1 का इंक्रीमेंट किया, तो y में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, y में 4 माइनस 2 कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ कि। ठीक है। आपने फिर से 1 का इंक्रीमेंट किया, 1 का इंक्रीमेंट किया कहां से, 2 से 3 में, तो आपको यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट मिला, आपको 6 माइनस 4 अगेन 2 मिलता है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे 3 से 4 पे गए तो आपको फिर से 8 माइनस 6 अगेन 2 का इंक्रीमेंट मिलता है। तो यहाँ पे जो एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हो आप, यहाँ पे एक्स में जो भी एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, आपको वाई में 2 का इंक्रीमेंट मिलता है। तो दिस इज कांस्टेंट इंक्रीमेंट। हर एक यूनिट के इंक्रीमेंट में आपको एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट मिलता जाता है। तो आप इससे आगे की वैल्यू जज कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट पे वैल्यू कितनी होगी, y की करस्पॉन्डिंग उसकी y की वैल्यू होगी एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है। अब x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 1 पे अगर आप चले गए, एक्स नॉट प्लस 1 पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी, वो आपको मिलेगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2, हम सब सब बोल सकते हैं। ठीक है। नीचे वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन देखिए, तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 1, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू मिल रही है आपको 4। 2 रखेंगे, ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे इतना एक्यूरेट नहीं ड्रॉ किया है, ड्रॉ कर पाया हूं मैं, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे आई होप। x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू मिल रही है कितनी, 9 मिल रही है। ठीक है। x इक्वल टू 5 पे उसकी वैल्यू 25 मिल रही है। यहाँ पर आपने जब x में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो आपको y में 3 का इंक्रीमेंट देखने को मिला, और फिर 2 से 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो y में आपको 5 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ 4 से लेके 3 में, तो 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप 5 माइनस 4 1 का इंक्रीमेंट करते हो तो आपको वहां पर 25 माइनस 16 कितना हुआ, 9 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है। तो इस वाले केस में, पहले वाले स्टेट लेवल वाले केस में था कि आपने अगर 1 का इंक्रीमेंट किया तो आपको एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट 2 का देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले पैराबोला वाले केस में आपने x में जो इंक्रीमेंट किया है उसके उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे कांस्टेंट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो वहां पे क्या डिपेंड कर रहा है, वहां पे ये बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि आपने x कहां से कहां इंक्रीमेंट किया है। पोजीशन ऑफ द एक्स मैटर कर रही है। 4 से 5 में इंक्रीमेंट जा रहे हो तो देखिए आपको 9 का इंक्रीमेंट, 4 से 5 में एक्स जा रहा है एक्स की वैल्यू तो आपको 9 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और 1 से 2 में इंक्रीमेंट जा रहा है तो आपको 3 का इंक्रीमेंट मिलने को देखने को मिल रहा है वाई में। तो यहाँ पे वैल्यू बहुत कुछ डिपेंड कर रही है कि एक्स आप कहां से कहां इंक्रीज कर रहे हो। तो दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंपेयर टू दिस y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। तो देखिए हम ग्राफ इसमें बाद में आते हैं, पहले हम थ्योरी कर लेते हैं इस साइड। तो एक रूल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक मुझे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ।
ओके, मैं सिंपल फंक्शन वही ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, दो पार्ट में मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट में आप क्या करते हो, आप एक जनरल पॉइंट एक्स नॉट पे जाते हो, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है वाई नॉट। एक्स नॉट नहीं लेते हम, एक्स ही ले लेते हैं। एक्स पे जाते हो, आपको एक वैल्यू मिलती है वाई, और फिर आप एक्स से एक थोड़ा सा डिस्टेंस, ये वन का यूनिट नहीं है, एक छोटा सा डिस्टेंस है, एच इंक्रीज करते हो, तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ये आपको नई वैल्यू मिल गई y2, पहले मिल गई y1, ठीक है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वाले पार्ट में इंक्रीमेंट करके, ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट बन रहा है ग्रीन पार्ट से मैं शो कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट में इंक्रीमेंट क्या हुआ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द y1, y1 इक्वल टू एक्स नॉट एक्स का स्क्वायर, एंड y2 इक्वल टू व्हाट, x, ये वाला पॉइंट अगर ये x था, ये वाला पॉइंट अगर x था, तो ये वाला पॉइंट अभी क्या हो गया, h का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो ये पॉइंट हो गया x प्लस h, ठीक है। y2 इक्वल टू एक्स प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट को अगर आप मैग्नीफाई करते हो, तो अभी आपको कैसे मिल जाएगा, आपने इसको मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई किया तो आपको क्या मिल गया, इस तरह से मिला गया। ये कर्व मिलेगा क्या, क्योंकि वो कर्व पार्ट है तो ये कर्व मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट था x, और ये वाला पॉइंट था x प्लस h, ये वाला पॉइंट, ये वाली y कोऑर्डिनेट आया y1, एंड इस वाले पॉइंट पे ये जो कोऑर्डिनेट आया वो आया कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट कह रहा हूँ मैं, y की जो वैल्यू आई वो आई y2, ठीक है। ओके, अभी भी एक कर्व पार्ट आ रहा है, तो इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट आपका आया x, और ये वाला पॉइंट आया आपका x प्लस h, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है h, इसी तरह डिफाइन किया हमने। अगर h को कम करते जाएंगे तो x प्लस h भी पास आता जाएगा क्या, तो आपको h को इतना छोटा कर देना है कि वो जो कर्व पाथ है वो कर्व ना होके स्ट्रेट लाइन हो जाए, ठीक है। तो अभी h बहुत छोटा हो गया, तो ये पॉइंट हो गया x, ये हो गया x प्लस h, ठीक है, और ये हो गया y1, और ये हो गया y2, ठीक है। तो मैं इंटरेस्टेड हूं इस थीटा में, ठीक है। तो ये टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x प्लस h माइनस x, ये हो गया। एंड व्हाट इज द y2 माइनस y1, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, सॉरी यहाँ पे इसको लिमिट नहीं रहता है अभी, अभी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आप h कॉमन ले लिए, h प्लस टू एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो इतना छोटा लेना है इसको, इतना छोटा लेना है कि h ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो एंड एग्जैक्ट जीरो में डिफरेंस है। जैसे मैं h की वैल्यू बोल देता हूँ 0.00000, जितने आपने जीरो बोल सकते हैं, आपने जीरो बोल दिया, लास्ट में आपने बोल दिया वन, तो दैट वैल्यू इज नॉट एक्चुअली जीरो, टेक्निकली वो जीरो नहीं है, वो बहुत छोटी है, बहुत फाइन है, बट जीरो नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं, उसको हम इस तरह, हम मैथमेटिक्स के टर्म में इस तरह से लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक है, ठीक है।
तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हो गया तो क्या हुआ, इस वाले फंक्शन को आगे बढ़ते हैं, इस वाले से आगे बढ़ते हैं, तो मैंने उसको बोला लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच इंटू एच प्लस ट्वाइस एक्स बाई एच से एच कट गया, तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे आपने एच को फिर फाइनली न्यूमरेटर में एच है, तो ये वैल्यू आती है तुम्हारी ट्वाइस एक्स प्लस एच, तो आप यहाँ पे एच इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ट्वाइस एक्स में एक बहुत छोटा नंबर ऐड हो रहा है और एक्स बहुत छोटा नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस एक्स आ जाएगी। तो अगर आपने इस लाइन को देखा, इस लाइन को देखा, इस लाइन को आपने ड्रॉ किया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई ट्वाइस एक्स। ठीक है, ठीक है, तो मैथमेटिक के टर्म में इसे किस तरह से लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, ओके, और इसी को कहते हैं, इसी पार्ट को कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अगर आपने इस लाइन को इसी पॉइंट पे, अगर ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए जो गोले के अंदर पार्ट है, सर्कल के अंदर है, इस पॉइंट पे अगर आपने लाइन ली, तो वो लाइन ये आ गई क्या, ये लाइन आ गई क्या, जो बहुत छोटा हो जो गया एच, तब तो ये एंगल थीटा हो गया, तो इस लाइन को आपने एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ आपने एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ आपने एक्सटेंड किया और आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको टेंजेंट मिलेगा ना, टेंजेंट यानी वो लाइन उस कर्व को टच करती हुई आगे जा रही होगी, टच करती हुई आगे जा रही होगी। ठीक है, और फिर यहां पर आप आगे पहुंच गए, तो आगे का टेंजेंट अलग हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट अलग हो गया, तो यहाँ पे एंगल जो थीटा बन रहा है, इस पॉइंट पे जो एंगल थीटा बन रहा है, इस पॉइंट पे एंगल थीटा बन रहा है, कौन बना रहा है, वो टेंजेंट लाइन बना रही है, तो वही एंगल थीटा तो यहाँ पे भी बनेगा ना। ठीक है, और अभी इस पॉइंट पे जो ये लाइन टेंजेंट बना रही होगी, ये एंगल जो थीटा बना रही होगी, वही एंगल यहाँ पे थीटा प्राइम बन रहा होगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा की वैल्यू स्लोप एम हो गया, इसी को हम स्लोप कहते हैं, इसी लाइन के टेन की वैल्यू को हम स्लोप कहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे पॉइंट एक्स आगे जाता जाएगा, देखिए यहां पर जैसे एक्स इस पॉइंट पर थे आप, तो स्लोप कम था, लेकिन अगर आप एक्स यहां पर चले गए तो उसका स्लोप ज्यादा होता जा रहा है, तो इसका मतलब उसका रेट बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे उसका अगर ये वैल्यू एक्स एक्स वन थी, तो यहाँ पे उसका स्लोप था ट्वाइस एक्स आया, अभी यहां पर उसकी वैल्यू हो गई एक्स टू, तो उसका स्लोप कितना आ गया, ट्वाइस एक्स टू आ गया, यहाँ पे रेट कम था, यहाँ पे रेट ज्यादा हो गया। ठीक है, पॉइंट वन पे उसका रेट कम था एंड पॉइंट टू पर उसका रेट ज्यादा हो गया। इस पार्ट को आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट को आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैथ्स के जो बच्चे हैं ट्वेल्थ में इसका एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, ट्वेल्थ में इसका पूरा एक चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो इसी वाले पार्ट को आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इस केस में देखिए डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द ग्राफ। जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे हो गया, ग्राफ कुछ ऐसे हो गया, तो इस पॉइंट पे स्लोप कुछ और था, इस पॉइंट पे कुछ और हो गया स्लोप। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रही है। ओके, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हर पॉइंट पे यहाँ पे पहले वाले केस को ही हम कंसीडर करते हैं, स्लोप की वैल्यू उस पॉइंट पे इंक्रीमेंट के रेट के बराबर होगी।
क्लियर? तो आप क्या करते हैं इस आप क्या करते हो, जैसे आपने लिया कोई वैल्यू ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, तो उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करते हैं, देखिए हर हर टाइम आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप करोगे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो आप करोगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अगर एन कोई रियल नंबर है तो एन नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा वहां पे। ओके ओके, पहले जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा यूज है यहाँ पे। द वॉल्यूम वी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 27, the volume V of a ball, solid sphere of radius r is given by the function Vr equal to 4 by 3 pi r cube. The volume of the ball of radius 3 मीटर, तो ऑफ कोर्स वहां पे r इक्वल टू 3 रख देंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। Suppose that the function f defined for all real numbers are by the formula f r equal to f r equal to f r equal to 2 times r minus 1 प्लस थ्री, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ आर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। इवेलुएट एफ एट द इनपुट वैल्यू ऑफ जीरो ट्वाइस एक्स प्लस टू एंड एफ टू, तो यहाँ पे सिंपल सा आप जीरो के लिए क्या हो जाएगा, एफ जीरो कर दोगे, एफ जीरो कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स जीरो माइनस वन प्लस थ्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू वन हो गया। एफ टू कितना हो जाएगा, एफ टू एक्स प्लस टू कितना हो जाएगा, एफ टू एक्स प्लस टू हो जाएगा टू टाइम्स आर माइनस वन प्लस थ्री, तो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स टू एक्स प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ट्वाइस एक्स प्लस वन प्लस थ्री, तो ये हो जाता है आपका फोर एक्स प्लस टू प्लस थ्री, तो जाता है फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, वाई इट इज टू एक्स प्लस फाइव, वॉट एवर। यहाँ पे मिसप्रिंट है, उन्होंने एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस टू नहीं रखा, वहां पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू रखा है, तो इसलिए वो वैल्यू ऐसी आ रही है। ठीक है, फॉर एफ इक्वल टू फॉर एफ फॉर आर इक्वल टू टू, फॉर आर इक्वल टू टू, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, एफ आर इक्वल टू टू टाइम्स टू माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री, ये हो गया फाइव। ठीक है, सिंपल सा है, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फाइंड एफ जीरो एफ वन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन एंड एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन ये फंक्शन एफ वन है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एफ जीरो आप निकाल लोगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी थ्री। ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर निकाल लोगे तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे, एफ ऑफ वन निकाल लोगे, एक्स की जगह वन रख दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी फोर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या करोगे, एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर पुट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस फोर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकालना है आपको, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है ये, तो जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस वन रख देंगे, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फोर। ठीक है, थ्री प्लस वन फोर हो गया। एफ ऑफ वन,
तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई आपकी 4 आई क्या? इस वाले फॉर्मूले में देखो पहले ही निकाल चुके हो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 आई, तो एफ ऑफ 1 पूछ रहा है वो तुमसे, तो यहाँ पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर की जगह एफ ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 1 आता है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, 16, 17, 18, 19, 19 आएगा। डिफरेंशिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये उसका पूरा फॉर्मेट है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। सुनिए, जैसे y आपको कुछ कहीं कहीं पे इस तरह से दिखेगा, डी वाई ओवर डी एक्स है ना, तो उसको सिंपली y प्राइम लिख देता है, ठीक है। अगर y प्राइम का फिर से डेरिवेटिव कर दिया आपने, तो वो हो जाता है y डबल प्राइम, ठीक है, ठीक है। ये सब वही है, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे फंक्शन है ना, फंक्शन यहाँ पे देखिए ग्राफ में एक्स, फंक्शन एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स गिवन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या हो गया? तो वहां पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। एक्चुअली में क्या है, ये y2 हो गया और ये हो गया y1, y1। तो डेल y ओवर डेल एक्स चेंज इन, व्हाट इज द डेल y? दिस इज द डेल y, एंड दिस इज द डेल एक्स चेंज इन y बाय चेंज इन x, और ये वैल्यू tan थीटा, व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा इक्वल टू डेल y ओवर डेल x, ठीक है, ठीक है। अगर डेल एक्स एक ठीक ठाक नंबर है, ठीक ठाक बड़ी क्वांटिटी है, तो ये एक एवरेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेल एक्स बड़ा है तो ये एंगल थीटा बन रहा है, यानी ये लाइन जो बना रही है, ये लाइन जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, वो एंगल थीटा है। अगर डेल एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर वहां पे वो टेंजेंट हो जाएगा, वहां पे वो लाइन आगे टेंजेंट हो जाएगी, टच करते हुए निकलेगी। तो डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे? डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे हो गया डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी आपने डेल लिमिट डेल एक्स डेल टेंडिंग टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो ये जो डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है, वो उसका मतलब क्या हुआ? वो जीरो के बहुत ही क्लोज है, बट जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर में डेल एक्स कभी नीचे बनना चाहिए। तो इसी क्वांटिटी को आप कहते हो, इस क्वांटिटी को आप कहते हो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। आपको याद क्या रखना है अभी? डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालते हैं? तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम इस तरह से बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई को डिफरेंशिएट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर वाई इक्वल टू, मान लो वाई इक्वल टू एक्स की पावर 7 हो गया मान लीजिए, तो मैंने मैंने आपको क्या बताया था? डी आई और डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये 7 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 7 एक्स की पावर 6। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। अगर मान लीजिए डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट ए करते हैं, तो वो जीरो होता है। अब उसका रीजन क्या है? देखिए कैसे, अगर कांस्टेंट ले रहे हो, आपने कांस्टेंट लिया, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी बढ़ाते जाओ, वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना। तो आपने देखा
x1 पे उसकी वैल्यू कितनी हुई 8, मान लेते a हुई, ठीक है, और x x1 प्लस डेल x पे कितनी वैल्यू हुई, उस पे भी उसकी वैल्यू a ही हुई ना, a ही हुई, तो कितना हो जाएगा a माइनस a बाई x1 प्लस डेल x माइनस x1, तो ये हो गया 0 बाई डेल x हो गया, तो लिमिट यहाँ पे लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, 0 बाई डेल एक्स हो गया, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो उसने क्या किया, पूरी क्वांटिटी को 0 कर दिया, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, याद रखना है, d over dx of any constant k is 0, ओके। रूल नंबर 2 मैंने बता दिया आपको, ये वाला पार्ट बता दिया शायद मैंने आपको, डेरिवेशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये उसके कुछ एग्जांपल है, ये उससे कुछ एग्जांपल है, d over dx of x की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 नीचे आ जाएगा, माइनस 1 नीचे आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 और माइनस 1 और हो जाएगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस x की पावर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ पार्ट मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ आपको, यानी देख लीजिएगा, सिंपल ही है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर 1 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, x x पावर 1 बाई 5 कितना हो जाएगा, 1 बाई 5 नीचे आ जाएगा, और 1 बाई 5 माइनस 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 5 एक्स पावर 1 माइनस 5 बाई 5, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 5 एक्स पावर माइनस 4 बाई 5, ठीक है, व्हाट इज द डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 एक्स पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 0, एनी एनी वैल्यू जिसकी पावर 0 वो वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी यू, अगर ये कांस्टेंट है और u एक वेरिएबल फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आंसर यहाँ पे देखिए 34 नंबर एग्जांपल, d ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, तो 3 बाहर आ जाएगा, और d ओवर डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 6x, द सम रूल एंड द डिफरेंस रूल, जैसे दो फंक्शन है, मान लिया मैंने दो फंक्शन है, एक है gx और एक है fx, उसका सम है और उसका डेरिवेटिव करना है आपको, डी ओवर डी एक्स करना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ fx प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ gx हो जाएगा, ठीक है, अगर डिफरेंस है तो डी ओवर डी एक्स ऑफ fx माइनस gx, तो ये कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ fx माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ gx, डिफरेंस का समझ में आ रहा है क्या, फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ fx माइनस gx है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ fx माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ gx, ठीक है, प्रैक्टिस पे ये डिपेंड है बहुत कुछ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आप इसमें तेज होते जाएंगे, जैसे y अब यहाँ पे है, y का डेरिवेटिव निकालना है हमें,
36 क्वेश्चन नंबर में देखिए ए, तो y इक्वल टू फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है x की पावर 4 प्लस 12x। तो आपने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स कर दिया, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 12x। रुकिए थोड़ा सा मार्कर इसका छोटा कर लो, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 12x। क्लियर किया, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 12 डी ओवर डी एक्स ऑफ x। तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 12। ठीक है, बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4/3 बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये वाला डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो माइनस 5 बचेगा इधर, और इधर बचेगा 8/3x और इधर बचेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए द प्रोडक्ट रूल, बहुत ही बढ़िया। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जैसे दो फंक्शन हो गए, दो gx ux लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको u, एक फंक्शन हो गया u, दूसरा फंक्शन हो गया v, उसका डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, तो अब ये यूज कहाँ होता है, अब इसको यूज अलजेब्राइक में नहीं करेंगे, दो फंक्शन का, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो, जैसे ऐसे ऐसा हो फंक्शन x की पावर 7 sin x, तो अब इसको कैसे डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, u as it is derivative of v with respect to x plus v as it is derivative of u with respect to x। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है बेटा, एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पे तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन अच्छा चलिए कर लेते हैं, फर्स्ट है। तो जैसे ये हुआ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना हुआ ट्वाइस एक्स हुआ ना। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स दैट इज एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस दूसरा वाला एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आया एक्स प्लस यहाँ से भी आया एक्स, ये हो गया ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो एक्चुअली में क्वेश्चन कैसा है, इस तरीके से है। ठीक है, ये लिया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रहने दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 कर दिया आपने। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 को एज इट इज रहने दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो यहां से कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ट्वाइस एक्स। ठीक है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला टाइम है तो मैं कर दे रहा हूँ, बाकी ये सिंपल ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 प्लस 6x। क्लियर,
Okay, question number 38. Let y equal to uv be the product of the function v, u and v. Find y prime 2 if u 2 equal to 3 and u prime 2 equal to -4 and v equal to 1 and v prime 2 equal to 2. ठीक है, तो y प्राइम 2 आपको निकालना है, y प्राइम 2 निकालना है। ठीक है, मैं y लिख देता हूँ, y इक्वल टू कितना हुआ, u इंटू वी हुआ क्या, तो d ओवर डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा, u d ओवर डी एक्स ऑफ v प्लस v d ओवर डी एक्स ऑफ u। प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये हुआ u v प्राइम प्लस v u प्राइम, तो यहाँ पे हो गया u v प्राइम प्लस v u प्राइम। ठीक है, 2 पे वैल्यू निकाली तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2, u2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और v प्राइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस v u कितना हो गया, तो v u v की वैल्यू हो गई 1, u v की वैल्यू 1 हो गई और u प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u2 प्राइम की वैल्यू दे रखी है -4, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 दैट इज द 2। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये आपको एज देता है समझने की एक्चुअली में हो क्या रहा है, डेरिवेटिव किस तरह से कर रहे हो। अच्छा, फंक्शन जो ऐसे हैं, अगर u बाई v में फंक्शन है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर v एज इट इज लिख दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ u कर दे रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज लिख दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, याद आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है u बाई v का फॉर्मूला। ठीक है, u बाई v का फॉर्मूला है, याद रखिए। अब देखिए y इक्वल टू दे रखा है उन्होंने, y इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, आपको निकालना है dy ओवर dx। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ट्वाइस टी माइनस माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यह आ जाता है आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, कुछ फॉर्मूले हैं उसको याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ dy और dx ऑफ cos x इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, फॉर्मूले में दिखा देता हूं पहले। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हुआ cos x, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो d ओवर dx ऑफ y इक्वल टू कितना हुआ ट्वाइस x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ cos x हो गया, और d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस फिर साइन एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस एक्स। ओके, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स बाई एक्स, तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पे कितना हो गया x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x माइनस माइनस एक्स एट इज हो गया और डेरिवेटिव ऑफ cos x हो गया माइनस साइन एक्स एज इट इज हो गया और डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू होता है माइनस sin x। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले का डेरिवेटिव किया 5x का डेरिवेटिव आया 5, cos का डेरिवेटिव आया माइनस sin x। डेरिवेटिव ऑफ sin x एंड cos x निकालना है आपको, तो कैसे हो जाएगा, sin x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x sin x इक्वल हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan x यहाँ पे दे रखा है sin x बाई cos दे रखा है, तो ये इसका इसका पूरा एक डेरिवेशन है, यानी रेशियो का जो डेरिवेटिव करते हैं ना u बाई v, उससे निकाल सकते हो आप, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है अभी फॉर्मूला। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है आपका sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है आपका माइनस cos x स्क्वायर x, जो c से चालू हो रहे होते हैं उनके आगे माइनस आ जाएगा, और डेरिवेटिव cos x होता है माइनस cos x cot x। ठीक है, ठीक है, इन सब को आप ये सारे डेरिवेशन आप डिवाइड रूल से कर सकते हैं, जैसे d ओवर dx ऑफ tan x है तो हो जाएगा sin x बाई cos x। अब इसको u बाई v के फंक्शन से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा। d ओवर dx ऑफ sec x है तो sec इस तरह से लिखेंगे, d ओवर dx ऑफ cos x लिखेंगे 1 बाई cos x, फिर से डिवाइड रूल लगाएंगे, आपका डिवाइड वाला डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे तो आपका sec x tan x आ जाएगा। dy ओवर dx ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, और dy ओवर dx ऑफ cos x इक्वल टू होता है माइनस cos x cot x। ये याद होने चाहिए आपको, एज इट इज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये डिराइव भी कर रखा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ tan x इक्वल हो जाएगा sin x बाई cos x का डेरिवेटिव, फिर cos x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आएगा जो कि 1 हो जाता है, 1 बाई cos स्क्वायर नीचे फंक्शन बचेगा जो कि sec स्क्वायर x हो जाता है। डेरिवेटिव भी कर रखा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है 42, d ओवर dx ऑफ 3x प्लस cot x, ये हो जाता है 3 cot का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे d ओवर डी एक्स ऑफ दे रखा है कितना, 2 बाई साइन x का निकालना है आपको। नहीं नहीं नहीं, ये उसी का पार्ट है। बी 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 क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, ये तो बी बी यही है, बी इसका निकालना है आपको। तो 2 एज इट इज आ गया, तो d ओवर डी एक्स ऑफ cosec x, cosec x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस cosec x cot x, तो 2 टाइम्स इनटू माइनस cosec x cot x, cot x, ये वाला फॉर्मूला लिया ना, आ गया माइनस 2 cosec x cot x। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्मूले का डेरिवेटिव dy ओवर dx ऑफ d ओवर dx ऑफ ln x इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, और d ओवर dx ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x ही रहता है, बहुत ही बेशर्म फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी वही e की पावर x रहेगा, और इसका आगे आप इंटीग्रेशन पढ़ना है हमें, तो इंटीग्रेशन करोगे तब भी वही इंटीग्रेशन ही रहेगा, e की पावर x ही रहता है।
ठीक है, चेन रूल बहुत ही अच्छा रूल है। सुनिए, देखिए चेन रूल में क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे यू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो एफ प्राइम एक्स आ जाता है क्या, ठीक है। लेकिन ऐसे मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन है साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो वो आ जाता है कॉस एक्स, पढ़ा हमने ऊपर भी। अभी अगर अगर इस तरह से डेरिवेटिव करना है डी ओवर डी एक्स, अब इस तरह से डेरिवेटिव करना है साइन ऑफ 2x+3, तो इसको आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, आप पहले साइन के फंक्शन को 2x+3 से डेरिवेटिव कर दो, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, इसको किस तरह करेंगे, डी ओवर डी ऑफ 2x+3 साइन 2x+3 और फिर 2x+3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x+3 एंड इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो जैसे इस तरह से दे रखा है, इसको मैं फिर से एक बार बताता हूं। फंक्शन ऐसे है, साइन 2x+3 का डेरिवेटिव करना है, y इक्वल टू साइन 2x+3 का डेरिवेटिव करना है, तो 2x+3 को मैं कंसीडर कर लेता हूँ t। तो अब मुझे क्या करना है, d ओवर dx ऑफ y करना है, इसका मतलब d ओवर dx ऑफ साइन 2x+3 करना है। तो क्या करोगे, d ओवर, पहले आप इसको t से डिफरेंशिएट कर दो, साइन t, आपने t लिया है ना इसको 2x+3 को, और फिर मल्टीप्लिकेशन t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d ओवर dt साइन t इंटू dt ओवर dx, ये हो गया cos t इंटू dt ओवर dx। तो dt ओवर dx कितना हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ 2x+3, तो ये हो जाएगा 2 cos t, यानी 2 cos 2x+3। The function y equal to 6x minus 10, the function y equal to 6x minus 10 equal to कितना हुआ, 2 times x is the composite of the function y equal to u and u equal to 3x minus 5. How are the derivative of these three function related? y equal to कितना दे रखा है, y equal to दे रखा है 6x minus 10, the function y equal to 6x minus, एक बार ढंग से पढ़ते हैं, the function y equal to 6x minus 10 equal to 2 times 2 कॉमन ले लिया, okay, 3x minus 5 is the composite of the function y equal to 2u, ठीक है, ठीक है, where u equal to 3x minus 5, of course वहां पे उस तरह से है, और and the derivative of the of these three function related। तो देखिए क्या है, y इक्वल टू कितना दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है 2 टाइम्स 3x माइनस 5, ओके। तो dy ओवर dx निकालना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3x माइनस 5 को t कंसीडर कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, d ओवर dt ऑफ 2t इंटू dt ओवर dx, यही तो, यही हुआ ना। लेट अस ट्राई अगेन अनदर फंक्शन, y इक्वल टू दे रखा है 9x स्क्वायर 9x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1।
तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए पहले। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है d ओवर dx ऑफ y निकालना है ना। तो क्या निकालना है एक तरह से आपको d ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप t को ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d ओवर dt ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ये t है, इसको आपने कंसीडर कर रखा है, तो d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर इंटू उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा आपका 2t इंटू 6x, ये हो जाएगा 12x इंटू t, तो ये हो जाएगा आपका 12x इंटू t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 1। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो x स्क्वायर प्लस 1 को मैं t ले लूंगा, क्या x स्क्वायर प्लस 1 को मैं t ले लूंगा, तो d ओवर dt ऑफ t की पावर 1/2 इंटू d ओवर dt ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन अंडर रूट टी, 1/√t इंटू ट्वाइस एक्स, तो 2 से 2 कट गया, तो ये होगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए सब्स्टिट्यूशन से करना है आपको, सब्स्टिट्यूट जो अंदर का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको पता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का निकालना है डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी मान लीजिए, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और अंदर का फंक्शन एज इट इज रहेगा, और फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस 1 साइन 2x, तो साइन 2x, तो 2x को t मान लीजिएगा, 2x को t कंसीडर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा d ओवर dt ऑफ साइन t इंटू dt ओवर dx, तो साइन t कितना हो जाएगा cos t कितना है 2x इंटू dt ओवर dx कितना हुआ 2 हो गया, तो 2 cos 2x हो गया। ठीक है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी को t मान लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ u की पावर n, अब u यहाँ पे क्या ले रखा है, u आपको कुछ पता नहीं है, पावर चेंज, तो n हो जाएगा, n यहाँ पे आ गया, u की पावर n माइनस 1 आ गया, और फिर आप u को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल है, उसमें पावर लगी हुई है बस। ax प्लस बी, जैसे यहाँ पे साफ साफ दे रखा है एक क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा n ax प्लस बी होल की पावर n माइनस 1, और फिर d ओवर dx ऑफ ax प्लस बी, तो a रह जाएगा बाहर, तो n ax प्लस बी होल की पावर n माइनस 1 इंटू ए। डबल डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन है y उसको आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया y प्राइम आ गया, और y प्राइम को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो हो जाता है y डबल प्राइम, तो इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो क्या हो गया dy ओवर dx है, और उसको आपने फिर से बाहर से डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन, इसको इस तरह से लिखेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डबल प्राइम एक्स निकालना है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है आपका एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एफ प्राइम एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये क्या आया, ये वाई प्राइम आया ना, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आया, माइनस साइन, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आया आपका वाई प्राइम, तो वाई डबल प्राइम कितना आया, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्राइम इक्वल टू वाई डबल प्राइम हो गया, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स आ गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, तो क्या हुआ, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन खत्म होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।